एंटोनिवा स्टोलेटिका की जनरल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये है इसकी जनरल स्ट्रक्चर। तो देखिए एंटोनिवा स्टोलेटिका की बॉडी के चारों ओर पतली पारदर्शी अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये पदार्थों के आदान प्रदान का क्या करती है? कार्य करती है। इसका पदार्थों के आदान प्रदान का क्या करती है? ये कार्य करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर देखा जाए तो उसमें क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म भरा रहता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बंटा रहता है। परिधि की ओर ये इसकी क्या है? परिधि की ओर जो साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है वो अपन को पारदर्शी दिखाई देता है। परिधि की ओर जो साइटोप्लाज्म उपस्थित होगा वो क्या होगा? अपन को पारदर्शी दिखाई देता है। इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। तो कहने का मीन ये है कि इस भाग के अंदर किसी भी प्रकार की संरचना उपस्थित नहीं होती, जिसके कारण ये हमको कणिका विहीन दिखाई देता है। इसको एक्टोप्लाज्म बोला जाएगा। जबकि एक्टोप्लाज्म के अंदर की ओर जो साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है उसको एंडोप्लाज्म कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म कहा जाता है। एंडोप्लाज्म कहा जाता है। इस एंडोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रोमेटिड बॉडी के उपस्थित होने के कारण ये भाग अपन को कणिकानुमा संरचना के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए एंडोप्लाज्म के अंदर की ओर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर पतली लचीली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। हम इसी के साथ साथ एंडोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा 2 से 3 इसमें क्या पाई जाती है? क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फूड वैक्यूल्स पाई जाती है और फूड वैक्यूल्स के अलावा इसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स भी पाई जाती है। और इसमें क्या पाई जाती है? ग्लाइकोजन प्रोटीन भी पाई जाती है जो इसका क्या होता है? आरक्षित भोजन होता है। किसका? एंटोनिवा स्टोलेटिका का। एंटोनिवा स्टोलेटिका के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती क्योंकि एंटोनिवा स्टोलेटिका होता है वो समप्राशरी माध्यम में पाया जाता है। समप्राशरी माध्यम के अंदर क्या होता है? ये पाया जाता है। तो ध्यान में रखना कि एंटोनिवा स्टोलेटिका में कभी भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती क्योंकि ये समप्राशरी माध्यम के अंदर पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हिपेटिका। लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हिपेटिका नहीं सॉरी एंटोनिवा स्टोलेटिका। लाइफ साइकिल ऑफ एंटोनिवा स्टोलेटिका। तो ये किसका फ्लो चार्ट है? एंटोनिवा स्टोलेटिका का फ्लो चार्ट है। तो इसकी टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म है। टेट्रा न्यूक्लिएट ये है इसकी बाइन्यूक्लिएट
ठीक है, तो देखिए पहले इनको कंप्लीट करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सबसे पहले इनका लाइफ साइकिल होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरी संरचना हमको पहले बना दी गई थी, इसलिए इसके पूरे नाम नहीं लिखे गए। ठीक है, अब देखिए ट्रोफोजोइट अटैच्ड विद एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन। तो सॉरी एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो ट्रोफोजोइट जो स्टेज होती है वो मनुष्य के आंत की एपिथेलियल सेल के साथ क्या होती है, चिपकी हुई पाई जाती है। अब देखिए ये आंत की उपकला यानी एपिथेलियल सेल से चिपकी हुई पाई जाती है और वहीं पे क्या करती है, बाइनरी फिजन करती है। इस बाइनरी फिजन के दौरान क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में बंट जाता है और उसी के साथ साथ इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी उतने ही भागों में बंट जाता है जितने की सबके न्यूक्लियस होते हैं। उसके तुरंत बाद इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो भागों में क्या हो जाती है, बंट जाती है। इस प्रकार एक ट्रोफोजोइट से जो ट्रोफोजोइट फॉर्म थी इसमें जब बाइनरी फ्यूजन हुआ तो कितनी बन गई, दो डॉटर न्यूक्लियस सॉरी दो डॉटर सेल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब ये जो डॉटर सेल होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, आगे की ओर प्रीसिस्टिक या माइलिटा फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। अब देखिए प्रीसिस्टिक जो फॉर्म होती है जैसे ही कोई प्रतिकूल कंडीशन आती है ये अपने चारों ओर एक मोटी डिब्बी का क्या कर लेती है, निर्माण। तो माइक्रोटा या प्रीसिस्टिक जो स्टेज होती है जैसे ही कोई प्रतिकूल कंडीशन आती है अपनी चारों ओर एक मोटी प्रतिरोधी डिब्बी का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार जो स्टेज बनती है या फिर जो संरचना बनती है उसको सिस्ट कहा जाता है। ये इसके साथ और क्या है, सिस्ट वॉल, क्या ये सिस्ट वॉल यानी सिस्ट की डिग्री। अब देखिए प्रारंभ में जो सिस्ट होती है वो यूनिन्यूक्लिएट यानी इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, बट बाद में इसके जो एक न्यूक्लियस होता है उसमें विभाजन हो जाता है जिसके कारण दो न्यूक्लियस का क्या होता है, निर्माण होता है। अब सिस्ट के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए तो उसको क्या बोलेंगे, बाई न्यूक्लिएट कहा जाएगा। दो न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन होने के कारण दो से कितने बनेंगे, चार न्यूक्लियस का निर्माण होगा इस सिस्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा न्यूक्लिएट यानी चतुष्केंद्र की अवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए इस टेट्रा न्यूक्लिएट जो फॉर्म होती है यानी जो स्टेज होती है उसका आगे का परिवर्तन प्रकोष्ठी के शरीर में नहीं होता। यहाँ पे लिखा है ना टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म पास आउट विद स्टोर, यानी
जो टेट्रान्यूक्लियर जो फॉर्म होती है उनकी आगे का परिवर्तन मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं होता। ये मनुष्य की कोटि के साथ बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, निविष्ठा के साथ शरीर से क्या निकाल दी जाती है, ये बाहर निकाल दी जाती है। अब देखिए इन्फेक्शन अकर्स थ्रू वाटर फूड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। अब इसका इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से होता है कि जो शिष्ट किसी मनुष्य संक्रमित व्यक्ति ने जो अपनी विष्ठा के द्वारा त्यागी है, तो वहां पे क्या होता है, बारिश आ जाए तो उनकी विष्ठा में जो शिष्ट उपस्थित है वो जल के साथ बहकर जलाशय के अंदर चली जाती है, और वही जलाशय वाला जो पानी यानी जो दूषित पानी जो शिष्ट युक्त है उसको जब हम पिएंगे तो शिष्ट हमारे अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और यदि उसी विष्ठा पे कोई मक्खी बैठ जाए और वही मक्खी जो हमारे भोजन और खाद्य पदार्थों पे बैठ जाए तो वो मक्खी उस शिष्ट को उस भोज्य पदार्थों पे क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। इस प्रकार वही जब भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं तो जो शिष्ट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार दूषित जल और भोजन का सेवन करने से जो शिष्ट का संक्रमण एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हो जाता है। जब किसी मनुष्य ने स्वस्थ मनुष्य ने शिष्ट युक्त पानी पिया या फिर कोई खाद्य पदार्थ खाया तो शिष्ट होती है उसके भाव से होते हुए इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है तो इंटेस्टाइन के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या स्रावित किए जाते हैं, पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम क्या कर देती है, इस के चारों ओर पाए जाने वाला जो शिष्ट वॉल है उसका क्या कर देती है, पाचन कर देती है। यहाँ पे लिख रखा है ना, टेट्रान्यूक्लियर फॉर्म अमेजिंग ऑफ शिष्ट वॉल, यानी इसकी शिष्ट वॉल का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, और टेट्रान्यूक्लियर फॉर्म होती है इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। यहाँ पे लिख रखा है एक सिस्टिक फॉर्म यानी शिष्ट रहित क्या अवस्था, यानी जब इसके चारों पाए जाने वाले शिष्ट नष्ट हो जाती है, इस शिष्ट के विघटित देखिए जैसे ही ये टेट्रान्यूक्लियर जो फॉर्म होती है वो मनुष्य की इंटेस्टाइन यानी आंत में जब आती है तो आंत के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। ये जो पाचक एंजाइम होते हैं इस शिष्ट का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। शिष्ट का पाचन होने के पश्चात टेट्रान्यूक्लियर जो फॉर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं, एक सिस्टिक फॉर्म, एक सिस्टिक फॉर्म होती है वो मनुष्य की आंत के अंदर क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। उसके पश्चात में मल्टीप्लिकेशन होता है यानी बहुगुणन होता है। यहाँ पे लिख रखा है मल्टीप्लिकेशन एक सिस्टिक फॉर्म, यानी सिस्टिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी बहुगुणन होता है। बहुगुणन के दौरान जो चतुष्केंद्र की अवस्था है उसके अंदर 4 न्यूक्लियस है, 4 में डिवीजन होगा तो कितने बनेंगे, 8 न्यूक्लियस का क्या होगा, निर्माण होगा। क्या होगा, 8 न्यूक्लियस का निर्माण होगा। इस प्रकार ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर वो भी उतने ही भागों में बट जाता है जितने की टोटल न्यूक्लियस होती है। इस प्रकार एक जो चतुष्केंद्र की अवस्था है उससे 8 क्या बन जाती है, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड फॉर्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार मुक्त होने वाली मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड जो स्टेज होती है वो मनुष्य की आंत के अंदर मुक्त हो जाती है और मुक्त होकर के मनुष्य की आंत की एपिथेलियल सेल से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो इस प्रकार जहां से इसका लाइफ साइकिल शुरू हुआ वहां पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर यहीं से इसका लाइफ साइकिल वापस से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जीवन चक्र क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। आगे बात करते हैं हम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी संक्रमण। इन्फेक्शन यानी संक्रमण इसका किस प्रकार से होता है। अब देखिए जो मनुष्य होता है चतुष्केंद्र की जो शिष्ट अवस्था होती है उसको क्या कर देता है, अपने शरीर से बाहर डाल देता है।
तो जब इस सिस्ट पे कोई मक्खी बैठती है या फिर जल के द्वारा ये सिस्ट जलाशय के अंदर चली जाती है और वही दूषित जल हम अपन ग्रहण करते हैं तो जो सिस्ट फॉर्म होती है उस दूषित जल के द्वारा अपने शरीर के अंदर पहुंच जाती है। इसके अलावा जब ये मनुष्य की विष्ठा पे मक्खी बैठती है तो जो सिस्ट होती है वो मक्खी के लेग्स या पंखों पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। जब वही मक्खी हमारे खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो इस प्रकार जो सिस्ट फॉर्म होती है वो हमारे खाद्य पदार्थों पे क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अब जब वही खाद्य पदार्थ जब हम ग्रहण करते हैं तो जो सिस्ट फॉर्म होती है वो हमारी बॉडी में उस खाद्य पदार्थों के थ्रू अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार इसका संक्रमण दो प्रकार से होता है। एक तो दूषित जो सिस्ट युक्त दूषित जल है उसको ग्रहण करने से, इसके अलावा दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से इस सिस्टिक फॉर्म का मनुष्य में क्या होता है, संक्रमण होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला नेक्स्ट पॉइंट इसका है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी यानी रोगजनकता। तो पैथोजेनिसिटी रोगजनकता क्या होती है, इसकी जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है उसकी जो ट्रोफोजोइट होती है, कौन सी, ट्रोफोजोइट जो फॉर्म होती है वो संक्रमणकारी होती है, यानी मनुष्य में क्या उत्पन्न करती है, ये रोग उत्पन्न करती है। अब ये जो ट्रोफोजोइट होती है वो मनुष्य की आंत की जो उपला कोशिका है उनसे चिपकी हुई पाई जाती है और इन्हीं उपला कोशिकाओं के ऊतकों के अंदर ये उत्तक विलयनकारी पदार्थों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। उत्तक विलयनकारी पदार्थों का क्या करती है, ये स्त्रावण करती है। इन उत्तक विलयनकारी पदार्थों के कारण आंत के अंदर छोटे छोटे क्या बन जाती है, फुंसियां बन जाती है। क्या बन जाती है, फुंसियां बन जाती है और इन फुंसियों के फटने से श्लेष्मा और ब्लड का क्या होता है, स्त्रावण होता है। श्लेष्मा और ब्लड का क्या होता है, स्त्रावण होता है और यही श्लेष्मा और ब्लड होता है वो मनुष्य की विष्ठा के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एमीबियासिस रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमीबियासिस रोग बोलते हैं। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है, एमीबियासिस रोग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, कई बार एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजोइट जो फॉर्म होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाती है। किसके अंदर, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाती है और मस्तिष्क के ऊतकों को भी नष्ट करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। तो ये थी इसकी पैथोजेनिसिटी। आगे हम बात करते हैं डिग्नोसिस यानी निदान। तो इसका निदान किस प्रकार से किया जाता है, जिस व्यक्ति में एमीबियासिस रोग होता है उसको विष्ठा परीक्षण के द्वारा एमीबियासिस का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। रोगी व्यक्ति की विष्ठा का क्या किया जाता है, परीक्षण यानी जांच की जाती है और उसमें यदि सिस्ट उपस्थित होती है, जो सिस्ट उपस्थित होती है तो उस व्यक्ति में क्या होता है, एमीबियासिस रोग होता है। तो इस प्रकार इस रोगी व्यक्ति की विष्ठा का परीक्षण कर उस रोग का पता लगाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार की। उपचार किस प्रकार से किया जाता है, एमीबियासिस रोग के उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल इसके अलावा क्लोरोक्विन औषधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
तो ध्यान में रखना अमीबियासिस के उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल और क्लोरोक्विन औषधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी बचाव। प्रिवेंशन यानी जब बचाव की हम बात करें तो जिस प्रकार इनका संक्रमण किन खाद्य पदार्थ या किस प्रकार के जल के सेवन करने से होता है, यदि उस खाद्य पदार्थ उस जल का सेवन न करके इससे क्या क्या किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। तो ध्यान में ये तो उसके बचाव है वो ध्यान में रखने चाहिए कि मनुष्य को दूषित जल का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा जल जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, शिष्ट उपस्थित होती है। इसके अलावा अपनी जो खाद्य सामग्री होती है जितनी भी, उनको क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इनका क्या किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी सब्जी और फल अपन काम में लेते हैं उनको धोकर क्या लेना चाहिए, काम में लेना चाहिए। और इसके अलावा भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो ये क्या थी इसके प्रिवेंशन यानी बचाव। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में।